अध्याय 1 देख रहे हैं, समकालिक विश्व में लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के विस्तार के जो अलग अलग चरण थे स्टेप वाइज, तो शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ये हुई, आपको याद होगा कि हमने फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके बारे में बहुत बड़े लेवल पे चर्चा की है। तो 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां पर एक लोकतंत्र स्थापित हुआ, लेकिन वो लोकतंत्र इतना, जैसे डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, वो इतना सुरक्षित और स्थिर तो नहीं था। लेकिन फिर भी इस लोकतंत्र की स्थापना से यूरोप में जितने भी देश थे, मोस्टली उन्होंने फिर संघर्ष शुरू किया। किसके लिए? लोकतंत्र पाने के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई 18वीं और 19वीं सदी में, जिन्होंने जो राजशाही चली आ रही थी, मोनार्की चली आ रही थी, ऑटोक्रेसी चली आ रही थी, जिसमें राजाओं का राज था, जहां पर एक आदमी अपने हाथ में सारी सत्ता ले लेता है, और जो सामंती प्रभु थे, यानी कि जो बड़े बड़े पैसे वाले सरकार चलाते थे, उन सबकी शक्तियों को कम कर दिया गया, या उनकी धीरे धीरे शक्ति कम हुई। 1776 में उत्तरी अमेरिका में जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश थे, यानी ब्रिटिश ने जहां जहां कब्जा कर रखा था, उत्तरी अमेरिका में उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और फिर वो सब आए मिलके कि देखिए अब हम क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स बन जाते हैं, मतलब सारे स्टेट्स मिलके एक यूनिफिकेशन करते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका बनाते हैं। तो यही संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, यानी कि वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जिससे देश चलेगा। लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेसी, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों से। और यहां पर एक हो गया पेंच। अब ये पेंच क्या है? उन्होंने वोट देने का अधिकार तो दिया, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल उनके पास था जिनके पास पैसा है, जिनके पास, वो लोग जो बड़े एक अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया बना ली, यानी कि सबके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। तो कौन से लोग ऐसे थे? जैसे लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाला देश, कोई भी ऐसा देश हो, पुरुष या महिलाएं, अमीर या गरीब, सफेद या काला, कोई भी हो, अगर वो सिटीजन है, वहां का, उस देश का वासी है, तो उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि अगर वो एक एज अटेन कर ले, एक एज पार ले, एक उम्र में आ जाए और वयस्क हो जाए, यानी कि उसका दिमाग इतना चलने लगे, वो अच्छाई बुराई समझ सके, वो अपनी सरकार चुन सके, जिसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। सफरेज जिसे कहते हैं, यूनिवर्सल सफरेज, यानी कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी, सिटीजन उस देश का, वो अगर वयस्क है तो वो मताधिकार दे सके। तो इसके लिए बहुत सारे हम संघर्ष देखते हैं, क्योंकि यहां पर ठीक है, हुआ तो सही। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1893, वे बैक 1893 कब का समय है? न्यूजीलैंड ने उसी समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया था, यानी जितने भी वयस्क लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी कास्ट और क्रीड के होते हो, न्यूजीलैंड ने कहा सब के सब वोट दे पाएंगे। उसके बाद रूस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, तुर्की, फ्रांस, जापान, और 1950 में हमारे देश ने भी, भारत ने भी, सबके लिए, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, कितने भी पैसे कमाता हो, सब वोट दे पाएंगे। ये 1950 में हमने किया। तो प्रारंभिक तौर पे देखा जाए तो प्रारंभिक शुरुआती लोकतंत्र यूरोप, उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका में स्थापित किया गया, यानी यहां पर डेमोक्रेसी शुरू हुई। बहुत सारे देश ऐसे थे जो किसी ना किसी बाहरी शक्ति या यूरोपीय शक्ति या अमेरिकी शक्ति के अंतर्गत थे या उनके कंट्रोल में थे, उनको हम उपनिवेश बोलते हैं। तो कई ऐसे देश थे। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या उसकी संधि हो गई, उसके बाद कई जो देश हैं वो एक तरीके से स्वतंत्र हुए और उसके बाद वो लोकतंत्र बन गए। लेकिन हर एक देश की कहानी ऐसी नहीं है। सबके सब देश जो है वो बहुत दिनों तक लोकतांत्रिक नहीं रह पाए, यानी कि वो डेमोक्रेटिक नहीं रह पाए। एक एग्जांपल आपको दूंगा, घाना। ये पश्चिम अफ्रीका का एक देश है, और अफ्रीका का देश इसको कहा जाता था उस समय गोल्ड कोस्ट, आज भी इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से ही इंगित किया जाता है। तो ये ब्रिटिश यानी इंग्लिश, यूके, इंग्लैंड के अंतर्गत था, उनका इंग्लैंड का राज था इस पे। तो ये ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। 1957 में घाना जो है स्वतंत्र हो गया। पश्चिमी अफ्रीका देश है, गोल्ड कोस्ट कहलाता था। अब ये स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का जो पहले देश थे, उनमें से अग्रणी था।
तो इसने क्या किया, क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे देश, ऑलमोस्ट सारे के सारे देश हैं, वो किसी ना किसी उपनिवेशवाद में थे। जैसे अल्जीरिया है, वो फ्रांस के पास था। ऐसी बहुत सारे देश किसी न किसी के उपनिवेश थे। तो घाना की स्वतंत्रता ने बाकी जो अफ्रीकी देश है उनको भी प्रेरित किया कि वो भी संघर्ष करें स्वतंत्रता के लिए। तो अब हुआ क्या कि जो घाना की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर एक साहब हुए एनक्रूमा। नाम क्या हुआ? एनक्रूमा। अब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत जबरदस्त रोल अपनाया। एनक्रूमा की तारीफ की जानी चाहिए। ये प्रधानमंत्री बने और फिर घाना के राष्ट्रपति बने। लेकिन अब यहां पर हो गया मामला गड़बड़, क्योंकि इनके पास जैसी सत्ता आई, इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था, घाना को स्वतंत्रता दिलवाई। लेकिन जैसे ही ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, इन्होंने क्या किया, अपने आप को, खुद को, ये हमारे उनके दोस्त थे अपने जवाहरलाल नेहरू साहब के, लेकिन ये उनके नक्शे कदम पे नहीं चल पाए और इन्होंने अपने आप को कहा कि हम आजीवन राष्ट्रपति बने रहेंगे। यही हो गया गड़बड़। इन्होंने कहा, मतलब चीजों को चेंज कर दिया। जैसी सत्ता मिली, इनका विचार बदल गया। तो फिर उसके बाद इनको 1966 में, 1967 में सेना ने इनका तख्ता पलट कर दिया, इनको हटा दिया। तो घाना की तरह ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र किस तरीके से बना, बिगड़ा, ये इसके मिश्रित रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हर देश में पाई जाती है। अब आज के चरण की बात करते हैं। हाल का चरण क्या है आज की सिचुएशन? जैसे 1980 के बाद, 1980 के बाद लोकतंत्र काफी तेजी से फैलने लगा। अब 1991 की मैं बात बताऊं, अब ये इनका नाम लेना बहुत जरूरी है, सोवियत संघ का। सोवियत संघ का हम नाम क्यों लेते हैं? इसको कहते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। हिंदी में इसको बोला जाता है सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। तो जब ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, जब इसका विघटन हो गया, ये सारे के सारे देश बन के टूट गए, तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे जो स्वतंत्र देश बन गए और उन सब में लोकतंत्र आ गया। क्योंकि सोवियत संघ में कम्युनिज्म था, लेकिन जब वो सब के सब आपके लोकतंत्र बने, जब टूटे तो लोकतंत्र बन गए। लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, कई देशों में जो लोकतंत्र ऑलरेडी था उसको पुनर्जीवित किया गया, उनका रिजुविनेशन किया गया, उनको दोबारा एनर्जी दी गई, वो दोबारा लोकतंत्र बनने की कोशिश उन्होंने की। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे लेफ्ट और राइट के जो पड़ोसी हैं, उन्होंने 1990 के दशक में सेना के शासन से, वहां सेना का शासन था, उसके बाद वो लोकतंत्र बन गए, यानी डेमोक्रेसी बन गई। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा चेंज हुआ कि वहां पर थे जनरल साहब थे, परवेज मुशर्रफ साहब। इन्होंने 1999 में सेना, मतलब जो एक्चुअल चुनी हुई सरकार थी, उसको पलट दिया और अपना राज स्थापित कर लिया, यानी कि ये वहां के एक तरीके से डिक्टेटर बन गए, या फिर ये कहें कि कंट्रोलर बन गए। नेपाल में भी कुछ इस तरीके से हुआ। नेपाल में पहले जब राजा ने देखा कि यहाँ तो अब लोकतंत्र चल रहा है, तो निर्वाचित जो नेता है उनके लिए इन्होंने कहा, अपने नेपाल के राजा ने, कि ठीक है, मैं अपनी शक्तियां छोड़ देता हूं, लेकिन संवैधानिक सम्राट बन के रहूंगा, यानी कि मैं सम्राट तो रहूंगा, लेकिन संविधान के अंतर्गत हमारा जो संविधान अगर अब हो गया, जो निर्वाचित नेता है वो चलेंगे। तो इन्होंने शक्तियां छोड़ दी। लेकिन बहुत दिन तक कोई शक्ति छोड़ दे, ये बहुत मुश्किल बात है। 2005 में नेपाल के राजा ने फिर क्या किया, उन्होंने इसी निर्वाचित सरकार को, जिसके लिए उन्होंने शक्तियां छोड़ी थी, उनको बर्खास्त कर दिया, उनको हटा दिया, और फिर अपने आप राजनीतिक स्वतंत्रता जो भी दे रखी थी वो सब उनसे ले ली, और फिर ये राजा बन गए। इसी तरीके से भारत का एक पड़ोसी देश है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, कई स्टेट्स की जो बाउंड्री है इनसे मिलती है, इनका नाम है म्यांमार, बर्मा। यहां पर 1948 में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता इनको मिली और ये लोकतंत्र बन गए, यानी म्यांमार अब लोकतंत्र बन गया। लेकिन 1962 में, म्यांमार की बात कर रहा हूं मैं, बर्मा की, बर्मा आपको याद होगा, म्यांमार, बहुत सारे नाम है इनके। 1962 में एक सेना का तख्ता पलट हुआ। तो जैसे ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया, जो म्यांमार लोकतंत्र था वो चेंज हो गया। अब वो वहां पर शासन नहीं रहा निर्वाचित लोगों का, यानी कि अब वहां पर फिर से सेना का शासन हो गया। इनको ध्यान रखिएगा, ये चित्र आप देखिएगा, ये आन सान सू ची, इस तरीके से बोलते हैं इनको। ये जो है बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है शांति के लिए। लेकिन ये इतने साल अंदर रही, ये सेना ने इनको इतना साल अंदर रहा कि जिसकी कोई हद नहीं है, इन्होंने बहुत साल वहां काटे। तो इनकी भी कहानी अब देखते हैं। आंग सान सू ची या आंग सान सू की, इनके नेतृत्व में नेशनल, ये इसके बाद की बात बता रहा हूं, यहाँ पर ना
लोकतांत्रिक शासन समाप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि आंग सान सू जी, इनके नेतृत्व में एक नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने 1990 में चुनाव जीता, चुनाव जीता। लेकिन म्यांमार में जो सैन्य नेता थे, जो सैनिक वाले नेता थे, उन्होंने अपना पद छोड़ने से मना कर दिया, बोले हम नहीं हटेंगे। और जो भी परिणाम हुआ इस चुनाव का, सैन्य नेताओं ने कहा कि ना, हम नहीं मानते इन परिणामों को। बल्कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने इस आंग सान सू की और उनके जो समर्थक थे उनको पकड़ लिया और नजरबंद कर दिया, यानी एक तरीके से जेल कर दी, घर में जेल जिसे कहते हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलता था, जो सैन्य नेता है, या उनके विरुद्ध कोई बयान जारी करता था, बस उनको पकड़ लिया जाता था और 20 साल की जेल कर देते थे ये लोग। अब जो म्यांमार में जो सेना शासन कर रही है और उनकी इतनी खराब नीतियां थी, इतनी जबरदस्त नीतियां थी, वो जबरदस्त मतलब खराब लेवल पे, कि 6 से 10 लाख लोग, अगर म्यांमार देखें बहुत छोटा देश, वहां पर 6 और 10 लाख में बहुत बड़ी संख्या होती है। 6 से 10 लाख लोग बेचारे, कोई थाईलैंड चला गया, कोई इंडिया में कहीं चला आया, तो यही सब के सब उजड़ गए और कहीं ना कहीं जाके इन्होंने शरण ले ली। लेकिन आंग सान सू की जो है वो, उन्होंने कहा ना, गिरफ्तारी तो हो गई, उसके बाद भी उन्होंने लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए, अपने देश को लोकतांत्रिक सेवा देने के लिए या बनाने के लिए उन्होंने अपना अभियान जारी रखा। अब ये जो है, इनको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इसी कारण से आंग सान सू की साहिबा को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, तो इनको ये मिला। फिर म्यांमार के लोग अभी भी अपने देश में है तो सही वहां पर, अब आंग सान सू की जो है दोबारा आ चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने के लिए लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। 2005 का समय ऐसा है जहां पर 140 देश ऐसे थे जहां पर एक से ज्यादा दल आपस में लड़ रहे थे ताकि चुनाव जीत सके। यानी कि एक अच्छी इंडिकेशन है ये, कि जब एक देश में एक से ज्यादा आपकी पार्टीज लड़ती है तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है डेमोक्रेसी के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, कि जब हम एक एक देशों की बात करते हैं ना, तो हम ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय किस स्तर पे क्या हो रहा है। क्योंकि दुनिया में, देश में अपने सरकार अलग होती है, अपने उनके राइट्स अलग होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे संस्थान हैं जो सरकारी, जो अलग अलग सरकार है, अलग अलग देश के, उनके कार्यों को किसी न किसी तरीके से इंडिकेट कर सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, या उनको निर्देश दे सकती हैं। यानी ये जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो देशों और नागरिकों को तो कुछ नहीं कह सकते, वो तो वहां उस देश की सरकार उन्हें देगी जो भी आदेश देना हो। लेकिन वो कुछ इस तरीके से नियम बना सकते हैं कि जो सरकार है उस देश की, वो क्या कर सकती है, बल्कि वो ये कर सकते हैं कि उनकी सीमाएं तय कर सकते हैं कि आप किसी देश ए के हैं, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, सीमा लगा देती। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने कब? ये इसलिए बने क्योंकि जिस तरीके से हमारे वर्ल्ड वॉर्स हुए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी का जो नुकसान हुआ और लोगों का जो नुकसान हुआ, उसके बाद सब मिलके जुट के एक साथ आए और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कभी दोबारा ना हो। जो भी गड़बड़ करता है, जैसे किसी समय लोगों ने कहा जर्मनी ने गड़बड़ की थी, तो उनके ऊपर कंट्रोल ऐसा रहे कि कभी भी कोई देश को इस तरीके की दुविधा से ना गुजरना पड़े। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने। इसमें था संयुक्त राष्ट्र, इसमें था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है शायद ये, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो संयुक्त राष्ट्र, देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश, केवल मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं, अब ग्लोबल लेवल पे बात करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब सुरक्षा, सबकी आर्थिक विकास, सामाजिक इक्वालिटी, इनके सहयोग के लिए दुनिया के देशों का एक वैश्विक संगठन है। यानी पूरे दुनिया के लोग, दुनिया के देशों के लोग आए आपस में, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव, और उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्योंकि दो देशों में जब कुछ घमासान होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो कौन उनको सॉल्व करेगा, उनकी सुरक्षा कौन देखेगा, या उनकी आर्थिक विकास को कौन डिफाइन करेगा? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं संयुक्त राष्ट्र के। इसके बाद आती है सुरक्षा परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुरक्षा,
क्योंकि दो देश आपस में हमेशा कुछ ना कुछ, उनको जैसे दो पड़ोसी होते हैं ना, आपस में दोस्त नहीं हो सकते कभी भी, इसी तरीके से दो जो देश आपस में होते हैं उनमें कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र का ये एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो दो देशों या मल्टीपल देशों के बीच में शांति और सुरक्षा बनाने के लिए जिम्मेदार है कि अगर दो भाई लड़ रहे हैं तो जो पिताजी आके उनको शांत कराएंगे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सेना रखता है, मतलब सुरक्षा परिषद के पास सारे देशों को मिला के एक बाकायदा एक सेना है। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ की किसी देश ने, तो ये सेना जाके उनको बीच बचाव करेगी। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब देखिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है, बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होगा। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है। तो अगर कोई सरकार को पैसे की जरूरत पड़ रही है, जैसे अभी पाकिस्तान की बहुत इकोनॉमी खराब है, तो वो IMF के पास जा रहा है, विश्व बैंक के पास जा रहा है। तो उधार देने से पहले जो सरकार है वो अपना खाता दिखाएगी कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना कर्जा है, और इसी के हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। और नहीं भी मिल सकता है आर्थिक, ये IMF बोलेगा, उनको विश्व बैंक बोलेगा देखिए आपको अपनी आर्थिक नीति में इस तरीके से बदलाव करने पड़ेंगे, वो निर्देशित भी कर सकता है। तो कुछ फैसले ऐसे लिए जाते हैं, हम सोचते हैं क्या ये लोकतांत्रिक है, क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्योंकि विश्व सरकार के रूप में कार्य करने वाले संस्थान लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर है वो लोकतांत्रिक निर्णय वो आपको कैसे बताएंगे देश को कि तुम लोकतंत्र बनो, तुम नॉन लोकतंत्र बनो? क्योंकि हर एक देश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हर एक देश के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। हर देश में कई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तीसरे का क्या रोल होगा जब तक वो किसी दूसरे देश को परेशानी नहीं कर रहे। तो संयुक्त राष्ट्र का मामला मैं आपको बताता हूं। संयुक्त राष्ट्र में 2012 तक का बता रहा हूं, बड़ा घटा हो सकता है। 2012 का अगर आंकड़ा देखें तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में 193 सदस्य हैं, 193, और संयुक्त राष्ट्र महासभा में इन सबका एक वोट है। तो महासभा संसद एक ऐसी होती है जहां पर ये सारे के सारे सदस्य आते हैं, इसमें चर्चाएं होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। तो ये सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के बीच चुने गए अध्यक्ष के तहत नियमित वार्षिक सत्रों में मिलते हैं, यानी इनकी मल्टीपल मीटिंग होती है, समय समय पर मीटिंग होती है। लेकिन अब देखिए, महासभा जो अलग अलग देश है उनके बीच अगर कुछ लड़ाई हो रही है, जैसे ईरान इराक वॉर हो रहा है, या साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में कुछ दिक्कत चल रही है, तो कौन सी वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए इसका निर्णय नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, ये जो महासभा है, महासभा सांसद, इसके पास कोई पावर ही नहीं है कि अगर कोई दो देश लड़ रहे हैं तो कुछ कर सके। इसके लिए कौन है, कौन कर सकता है? जो दो देश आपस में कुछ खटपट चल रही है उनके लिए, उनको सुरक्षा के लिए, या उनको सॉल्व उनकी प्रॉब्लम करने के लिए, या फिर सेना भेजने के लिए कौन कर सकता है? वो है संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद होता है, वो ये निर्णय लेता है। कौन लेता है? सुरक्षा परिषद। 15 इसमें देश होते हैं। इसमें एक चीज है कि 5 तो बिल्कुल फिक्स होते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये तो फिक्स है। बाकी जो 10 हैं, 10 बचते हैं ना, वो हर 2 साल में बदलते रहते हैं। तो असली शक्ति किसके पास है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इनके पास असली शक्ति है। वास्तविक में यही सुरक्षा देखते हैं, बाकी मतलब पूरे विश्व के पिताजी, फादर, यही 5 देश हैं। इनके पास एक वीटो की शक्ति होती है। वीटो का शक्ति मतलब ये 15 जो सदस्य हैं ये आपस में बैठे, इन्होंने कुछ डिस्कशन किया। ये जो 5 हैं, जो मैं बता रहा हूं कि ये जो 5 अमेरिका से लेकर चीन तक, इनमें से किसी ने वीटो कह दिया, अगर कहा कि ना मैं नहीं मानता, एक आदमी ने, एक देश ने अगर ये कह दिया, तो जो भी डिसीजन हो रहा है, चलिए इस पर अटैक करना है, एक ने कहा ना मैं नहीं मानता, कोई अटैक नहीं करेगा। यानी कि अगर एक ने वीटो कर दिया, एक ने मना कर दिया, तो सुरक्षा परिषद इसके बारे में बात भी नहीं करेगी, इसका निर्णय ही नहीं लेगी आज। तो आप देखें कि बहुत सारे, इतने सारे देश हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत, वो कह रहे हैं कि कम से कम सुरक्षा परिषद और ये यूनाइटेड नेशन में तो आप डेमोक्रेसी लाइए। यहाँ पर डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं है। 5 देशों के पास पूरा पावर है, 15 ही इसमें देश आ पाते हैं जो सारे निर्णय लेते हैं, बाकी हम तो महासभा में डिस्कशन ही करते रह जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के रखरखाव के लिए आवश्यक स्थायी धन जो है वो कौन दे रहा है? क्योंकि हर जगह ना आप देखें, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आप देखेंगे सब कुछ पैसे का खेल है। क्योंकि यह सबसे ज्यादा धन कौन दे रहा है? अमेरिका देता है। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है यूनाइटेड नेशन में? अमेरिका। इसलिए अमेरिका चलता रहता है, यूनाइटेड स्टेट्स चलता रहता है। IMF का एक मामला आपको, या IMF के बारे में बताता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये एक दुनिया का बड़ा साहूकार है। जैसे आपके अगर आप गांव में रहते होंगे तो एक वहां पर साहूकार होगा, ऐसे आप जहां रहते होंगे और बैंक होगा, पैसे देगा। ऐसी जो सबसे बड़ा साहूकार विश्व का है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष,
2012 तक की बात करूं तो 188 सदस्य हैं जिनके पास समान मतदान देने का अधिकार नहीं है। आप देखिए कि सबके सब 188 देश है, लेकिन वो समान मताधिकार नहीं कर सकते। इसका मतलब जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसका उतना ज्यादा वेटेज, यानी कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है तो अमेरिका के पास सबसे ज्यादा वेटेज। IMF में 52%, 52%, आधे से भी ज्यादा जो मतदान की शक्ति है या पावर है वो केवल 10 देशों के पास है। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया, कनाडा, रूस, इनके पास है 52%। बाकी सब तो, क्योंकि एक गरीब देश क्या पैसा दे पाएगा, उसकी तो हालत ही खराब है, तो उसकी यहाँ पर भी नहीं चल रही, तो डेमोक्रेसी यहाँ भी नहीं है। बाकी जो 178 देश है वो बहुत कम पैसा दे पाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी इनका कोई निर्णय की कोई वैल्यू ज्यादा नहीं मानी जाती। पैसा जिसने ज्यादा दिया उनकी बात सुनी जाती है। तो विश्व बैंक में इसी तरीके से विश्व बैंक का भी, जैसे IMF का मामला बताया ना, ऐसे जो वर्ल्ड बैंक है उसका भी मामला यही है। विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा अमेरिका का ही नागरिक रहता है। विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? जो चेयरपर्सन कौन है? अमेरिकी नागरिक। और ये कौन बनाता है? जो पारंपरिक रूप से अमेरिका सरकार में जो ट्रेजरी सचिव, यानी कि जो वहां का वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो ही अध्यक्ष को बनाता है। तो फिर से अमेरिका के हाथ में पावर आ गई। लोकतंत्र का प्रचार कुछ इस तरीके से एक समझेंगे, आप देखिएगा कि कहां क्या हो जाता है अगर लोकतंत्र जैसे हर जगह ना हो। जैसे हमने थोड़ा सा इंगित किया कि यहां तक कि यूनाइटेड नेशन में भी डेमोक्रेसी की जरूरत है। एक एग्जांपल से समझते हैं इराक ये पश्चिम एशिया का एक देश है। 1932 में ये ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ इराक। 3 दशक के बाद यहाँ पर जो तख्ता पलट हो गया, सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट कर दिया। 1968 में या इसके बाद से अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, उसने यहाँ पर राज किया। बात का मतलब होता है अरबी में पुनर्जागरण या पुनर्जागरण। तो इसके नेता थे सद्दाम हुसैन। इन्होंने 1968 में तख्ता पलट किया था, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया कि जो पारंपरिक इस्लामी कानून चल रहा है, अब ध्यान रखिएगा, मैं जरा इराक के बारे में बताऊं। इराक में सुन्नी है, शिया है और कुर्द है। कुर्द, शिया, सुन्नी क्यों छोटा बनाया मैंने, और ये शिया ज्यादा है, मेजॉरिटी है, सुन्नी कम है और कुर्द बहुत कम है। तो सद्दाम हुसैन ने क्या किया, क्योंकि सद्दाम हुसैन सुन्नी है, उसने क्या किया, शिया, और आप देखिए कुर्दों पे तो बहुत अत्याचार किए, और शिया क्योंकि मेजॉरिटी है, मतलब 100 में से आप मान लीजिए 70 लोग वहां के अगर आपके शिया हैं, और इसने क्योंकि ये सुन्नी था, तो शिया के लोग भी ये तो कहेंगे कि हम ज्यादा हैं, 10 में से 70 हमें और हमारी सरकार नहीं है ना। और क्योंकि इनको दबाना पड़ा, तो सद्दाम हुसैन ने बहुत प्रेशराइज तरीके से इनको दबाया, लेकिन देश को अच्छा भी चलाया। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक इस्लामी कानून को खत्म किया, क्योंकि इस्लामी कानून जो कुछ ऐसे ऐसे कट्टर कानून हैं जिससे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इनको इसने खत्म किया। और बाकायदा महिलाओं को कहा कि आइए वोट दीजिए, अधिकार दे दिया। और कई ऐसे पश्चिम एशियाई देश थे, उनको बाकायदा मान्यता दे दी इन्होंने। किसने? सद्दाम हुसैन ने। अब 1979 में इराक के राष्ट्रपति बने सद्दाम हुसैन। इन्होंने बाकायदा एक तानाशाही सरकार चलाई, यानी कि ये मेन है, हम सरकार चलाएंगे। और अपने शासन में किसी भी असंतोष या विरोध होता था, जैसे कुर्द ने किया या शिया ने किया, इन्होंने दबा दिया। अब आई बारी अमेरिका और ब्रिटेन की। अमेरिका और ब्रिटेन ने सोचा कि देखिए कि ये तो गड़बड़ कर रहा है सद्दाम हुसैन, और क्योंकि तेल का मामला भी था, दिमाग में तेल भी चल रहा था, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सद्दाम हुसैन है ना, इसके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है, सामूहिक विनाश के हथियार है इनके पास, और ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। इन्होंने ये बात कही, अमेरिका और ब्रिटेन ने। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की टीम पहुंची, उनको कुछ मिला ही नहीं। उन्होंने कहा ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका और उनके जो नाटो सहयोगी हैं, या फिर अमेरिका, ये सब जो एक ग्रुप है, इन्होंने क्या किया, इराक पे हमला कर ही दिया। सद्दाम हुसैन को 2003 में सत्ता से हटा दिया। इसका मतलब अमेरिका ने कहा देखो ये सद्दाम की सरकार ठीक नहीं है, हम यहाँ पर एक सरकार बिठाएंगे। उन्होंने सरकार किसकी बिठाई? आपको याद होगा, मैंने शिया के बारे में बात की थी, 70% थे, शिया की सरकार बना दी। और उसके बाद ये जो सुन्नी है, यही आईसिस बन के उभरा। ये जो सुन्नी थे जिनको दबाया गया और खत्म हुआ, ये आईसिस जो बनता है वो ये सुन्नी वाले ही हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा कि हम एक बढ़िया सरकार देंगे इनको,
और उसके बाद जब तानाशाही खत्म हो गई, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने कर दी, और उसके बाद जो ब्लड बाथ हुआ, उसके बाद जो नुकसान हुआ इराक का, वो आज भी हिस्ट्री है। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र देख रहा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र कुछ कर ही नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र के कोफी अन्नान साहब ने कहा, देखिए जो इराक पे अमेरिका ने किया है, अमेरिका के दोस्तों ने किया है, ये तो गलत है, अवैध है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जब पावरफुल देश अमेरिका, इंग्लैंड और इस तरीके के देश जो वर्ल्ड में एक पावर है, तो वो कुछ करते हैं तो बाकी लोग क्या बोल पाएंगे। तो इस तरीके से आप ये देखिए कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी यही नहीं कि देश में आपने जो वोट दिया और सरकार बन जाए, हर जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर देश के पास इक्वल अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको मैंने इसका बहुत, आप जब हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में आपको बताया। इस शब्द को जरूर एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द कुछ ऐसे हैं जिन पे सवाल बन सकते हैं। तो ये बात हुई इस टॉपिक की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।